तो अध्याय 11 विकिरण एवं पदार्थ की द्वैती प्रकृति 12th फिजिक्स के लिए जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। इन प्रश्नों को आप अलग से नोट कर लीजिएगा, अलग से तैयारी कर लीजिएगा, यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। यदि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए और वीडियो चाहिए अलग से टॉपिक वाइज, तो आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें। उसमें आपको नोट्स, क्वेश्चन बैंक और टॉपिक वाइज वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ में एलके फिजिक्स चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल को। तो चलिए इसमें देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करिए। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के हिसाब से, उसी पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है, एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निम्न रूप से निकलता है, तो ये फोटान के रूप में निकलता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत धारा निर्भर नहीं करती है, तो ये किस पर निर्भर नहीं करती है? प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है जो तीसरा है, इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंग। तो द्रव्य तरंग पूरे आकाश में एकल तरंग दैर्ध्य के रूप में फैली होती है, तो संपूर्ण आकाश में एकल तरंग दैर्ध्य के रूप में विस्तृत होती है। यहाँ तरंग दैर्ध्य में गा भी रहेगा, आप उसको सुधार लीजिएगा। इसके बाद हम इस प्रश्न में है, निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन से संबंधित किस भौतिक राशि की माप करता है? निरोधी विभव को अंतक विभव भी कहते हैं, तो इसके स्थान पर यदि अंतक भी लिख जाए तो वही होता है। तो निरोधी विभव से हम कौन सी भौतिक राशि की माप करते हैं? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। फिर है यहाँ पर आठवां प्रश्न, एक फोटान का संवेग p है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य होगी। तो इसकी तरंग दैर्ध्य का सूत्र ये हो जाएगा h/p। आप लोग जानते हैं लैम्डा इक्वल टू h/p, ये आप निकाल चुके हैं डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य में। फिर इसके बाद नौवां क्वेश्चन है, किसी धातु या इसी को हम बोलते हैं ठंडे कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक प्रबल विद्युत क्षेत्र की कोटि होती है। प्रबल विद्युत क्षेत्र का मान होता है ये 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर है। अब चलिए रिक्त स्थानों में जो इम्पोर्टेंट है उन प्रश्नों को देखते हैं। विकिरण की प्रकृति खाली स्थान होती है, तो ये कैसी प्रकृति होती है? द्वैती प्रकृति होती है। साथ में आपको ये भी समझना है कि जो ये प्रश्न है वो किसी फॉर्मेट में आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो खाली स्थान वाला है वो खाली स्थान में आए, सत्य सत्य में आ जाए, विकल्प में आ जाए, जोड़ी में आ जाए, एक वाक्य के उत्तर में आ जाए, कैसे भी आ जाए। तो आपको इस हिसाब से समझना है कि ये हर फॉर्मेट में आपसे बन जाए। फिर है यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? तो किसने की? आइंस्टीन ने की। फिर अगला प्रश्न है, फोटान का विराम द्रव्यमान खाली स्थान होता है, तो विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फिर इसके बाद हम आठवें प्रश्न में आते हैं, खाली स्थान में। ये प्रश्न है, प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यह तीव्रता के अनुक्रमानुपाती हो, चाहे प्रकाश विद्युत धारा हो या फोटान की संख्या हो, वो प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है। इसके बाद है, फोटान का संवेग p बराबर खाली स्थान होता है, तो ये mc होता है। वैसे संवेग का मान तो p इक्वल टू एम भी होता है, लेकिन यहाँ v का रोल प्रकाश की चाल करता है, तो यहाँ c लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ 11वां खाली स्थान है, इसको देख लेते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बिना समय पश्चता के एक खाली स्थान प्रक्रिया है, तो या तो इसमें सतत भर सकते हैं या भर सकते हैं कि ये तात्क्षणिक प्रक्रिया है। इसके बाद है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को खाली स्थान कहते हैं, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। फिर यहाँ पर 16वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान खाली स्थान होता है, तो ये 1.76 गुणे 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। ये एक वाक्य के प्रश्नों में भी पूछ देता है। और आपको ध्यान रखना है कि जब विशिष्ट आवेश आए तब ये लिखना है। यदि इतना भरा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, तब आप भरेंगे यहाँ पर 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम।
तो आपको शब्दों के भ्रम में नहीं पड़ना है, समझना है। यदि आवेश पूछेगा तो ये लिखेंगे, विशिष्ट आवेश पूछेगा तो 1.76 गुणे 10 की घात 11 कूलाम प्रति किलोग्राम लिखेंगे। अब अगले प्रश्न में है, ये प्रश्न है सही जोड़ी का। तो इस प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले है फोटान की ऊर्जा। तो फोटान की ऊर्जा का सूत्र ये होता है E बराबर एच न्यू। फिर इसके बाद है द्रव्य तरंग, या इसी को डी ब्रॉगली तरंग बोलते हैं, ये लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी है। फिर है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ये आइंस्टीन का ऊर्जा संबंध है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसके बाद है कार्यफलन। कार्यफलन का सूत्र ये होता है फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट। फिर है आइंस्टीन का समीकरण, तो ये है 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स एच न्यू माइनस न्यू नॉट। इसके बाद यहाँ पर निरोधी विभव का मान है, तो ये भी गतिज ऊर्जा से ही रिलेटेड है, 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स ई वी नॉट। इस तरह से यहाँ पर ये है, ये सूत्र याद कर लेंगे तो दूसरे चीज़ों में भी ये काम आएंगे, दूसरे तरह के प्रश्नों में भी ये पूछे जाते हैं। फिर चलिए यहाँ पर हम एक वाक्य प्रश्नों को समझेंगे। यहाँ पर है विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो ये होता है E बराबर एच न्यू, या आप E भी लिख सकते हैं कि E समानुपाती न्यू, माने ऊर्जा जो है आवृत्ति के समानुपाती होती है। जैसे यदि चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवृत्ति का सीधा संबंध होता है गतिज ऊर्जा से। आवृत्ति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की। फिर यहाँ पर हम अगले प्रश्न में है, तापायनिक उत्सर्जन के कारण निकले इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं। इसे कहा जाता है ताप आयन, ये ताप आयन कहलाता है। फिर आगे का प्रश्न है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातुएं प्रयुक्त की जाती हैं। तो क्षारीय धातु होती हैं, जैसे यहाँ पर सीजियम है, रुबीडियम है, ऐसी धातुओं का प्रयोग करते हैं। फिर प्रश्न है, पदार्थ का कार्यफलन का मान किस पर निर्भर करता है। तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पदार्थ कैसा है। अब देखिए एक सवाल है, ये एनसीईआरटी बुक का ही है सवाल। प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में अंतक वोल्टता, जिसको निरोधी विभव भी कहते हैं, 1.5 वोल्ट है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के मैक्स बराबर ई वी नॉट। और यहाँ पर जो अंतक वोल्टता वी नॉट का मान है 1.5 है, तो यहाँ 1.5 लिख देंगे। तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा। अब आगे के प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमको सत्य असत्य ढूंढना है। कैथोड किरणें धनावेशित कणों की धाराएं होती हैं, ये असत्य है। कैथोड किरणें धनावेशित नहीं ऋणावेशित होती हैं, तो ये असत्य हो गया। विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, ये सत्य है। हम क्वांटीकरण पढ़े हैं इसमें कि किसी निकाय का कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसी को क्वांटीकरण कहते हैं। तो आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होता है, मतलब ये सत्य है। फिर है, देहली आवृत्ति उत्सर्जक प्लेट के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ये भी सत्य है। फिर है, क्षार धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबीडियम प्रकाश संवेदी पदार्थ कहा जाता है, सत्य है। क्योंकि ये प्रकाश पड़ने से उसका इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आसानी से करती हैं। तो यहाँ पर अलग से भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश संवेदी पदार्थ क्या है। तो जो क्षार धातुएं हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और रुबीडियम, इन्हीं को प्रकाश संवेदी पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती हैं। फिर यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं, निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता से स्वतंत्र नहीं होता है, ये असत्य है। ये तीव्रता से स्वतंत्र होता है, इसमें लिखा है तीव्रता से स्वतंत्र नहीं होता है, तो जब यहाँ पर ये असत्य हो गया।
फिर है देहली आवृत्ति पर निरोध विभव शून्य होता है, ये सत्य है। और आपको इसको अलग से याद करना है कि देहली आवृत्ति पर निरोध विभव का मान क्या होता है, शून्य। फिर है फोटॉन कण संघट्ट में कुल ऊर्जा और कुल संवेग संरक्षित होता है, ये भी सत्य है। चलिए अब हम देखते हैं 2 अंकों के प्रश्नों को। कार्यफलन को समझाइए या कार्यफलन किसे कहते हैं। इसको कार्यफलन का दूसरा नाम देहली ऊर्जा भी होता है। तो आपको समझना है, कार्यफलन पूछ दे या देहली ऊर्जा पूछ दे, आपको वही समझना है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसमें जब परिभाषा आएगी 2 अंक में तो लोग परिभाषा भर लिख देते हैं, इससे नंबर कम मिलते हैं। 2 अंक का है तो आपको परिभाषा भी लिखना है, उसका सूत्र भी लिखना है। तो इसका सूत्र होता है फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो यहाँ न्यू नॉट का मतलब देहली आवृत्ति है और एच का मतलब प्लांकनीतांक है। फिर यहाँ दूसरे प्रश्न को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो ये 2 अंकों का है, तो यहाँ पर हमको इनकी व्याख्या नहीं करना है, सीधे परिभाषा लिख करके और इनके प्रकार लिख देना है। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया या उत्सर्जित होने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। इसके प्रकार हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव भी लिख देते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन और तापायनिक उत्सर्जन। फिर है ये प्रश्न है, विकिरण की द्वैती प्रकृति को स्पष्ट करिए या द्वैती प्रकृति से क्या आशय है। तो प्रकाश तरंग एवं कण दोनों की तरह व्यवहार करता है, इसे प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहते हैं। आप इसके आगे भी लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में, व्यतिकरण प्रकाश के तरंग प्रकृति की, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो दोनों प्रकृति है, व्यतिकरण में हम प्रकाश को तरंग मानते हैं और प्रकाश विद्युत प्रभाव में हम इसे कण मान लेते हैं। अब यहाँ अगला प्रश्न है 5वां, तापायनिक उत्सर्जन से क्या आशय है, इसके लिए धातु के क्या गुण होना चाहिए। तो धातु को उच्च ताप पर गर्म करने पर, यहाँ उच्च न लिख करके आपको उचित लिख देना है, उचित ताप पर गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की क्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इसके लिए धातु में निम्न गुण होना चाहिए, धातु का कार्यफलन कम हो ताकि कम ऊर्जा में धातु आसानी से निकल जाए, ये भी लिख सकते हैं आगे। फिर धातु का गलनांक उच्च हो ताकि धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने के पहले धातु पिघले नहीं। फिर इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली तरंग दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होती, क्यों। दृष्टिगोचर का मतलब डी ब्रॉगली तरंग हमको रोज के जीवन में दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि कणों का द्रव्यमान अधिक होता है, जिससे द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है। जैसे सूत्र लिखता है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम भी, लेमडा का संबंध एम से है, एम का मान ज्यादा होगा तो तरंग दैर्ध्य कम होगी, कम होगी तो हमको वो दिखाई नहीं देगी। चलिए अब इस प्रश्न को भी देखते हैं, निरोधी विभव किसे कहते हैं, या इसी को निरोधी विभव और दूसरा नाम आप इसके साथ में और लिखिएगा अंतक विभव। दूसरा इसका नाम क्या है, अंतक विभव। तो जब आप इसका प्रश्न बनाएंगे तो लिखेंगे निरोधी विभव या अंतक विभव किसे कहते हैं। तो क्या है, आपतित प्रकाश की निश्चित आवृत्ति पर ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है, उसे निरोधी विभव कहते हैं या अंतक विभव कहते हैं। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन गति में रहता है, रुक जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा किस में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में। तो ये जो के मैक्स है इसकी गतिज ऊर्जा है, और ये जो ईवी नॉट है स्थितिज ऊर्जा है, दोनों का मान बराबर होता है। के मैक्स की जगह ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स ईवी नॉट। तो यहाँ बताना भी है, सूत्र भी लिखना है यदि ये प्रश्न आएगा।
तो m का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v मैक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग है, e का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और v नॉट का मतलब है निरोधी विभव, या इसी का दूसरा नाम अभी हम बताए थे अंतक विभव। चलिए एक प्रश्न अलग से देख लेते हैं। प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, यहाँ गा भी जोड़ देना है, तरंग दैर्ध्य 1 नैनोमीटर है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लैम्डा इक्वल टू 1 नैनोमीटर, इस नैनो का मतलब 10⁻⁻9 होता है, तो ये लिख देंगे। इसके बाद हमको संवेग निकालना है, तो हम जानते हैं जो सूत्र होता है P इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। वैसे आप जो सूत्र पढ़े हैं लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी पढ़े हैं, तो P निकालना है तो इनका हम पक्षांतर कर देंगे, तो P इक्वल टू एच अपॉन लेमडा है। H का मान आपको परीक्षा में दिया न रहेगा, ये 6.62 या 63 भी लिख सकते हैं, 10⁻−34 है। लेमडा का मान 10⁻−9 है, तो ये 6.62 ही रहेगा। ये -9 ऊपर जाके +9 हो जाएगा, तो 34 में 9 घटा देंगे तो ये -25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसके संवेग का मान हो जाएगा। अब यहाँ हम अगले प्रश्न में हैं, देहली आवृत्ति को समझाइए। ये क्या होता है? तो आपतित विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं होता, इस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। तो ये सेम ही है जैसे ऊर्जा होती है कि उसमें न्यूनतम ऊर्जा के नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, ऐसे न्यूनतम आवृत्ति के नीचे भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। इसी आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आपको लिख करके देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? तो धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया या उत्सर्जित होने की क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब चलिए देखते हैं जो प्रश्न 3 अंक या 4 अंक में आ सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न है, डी ब्रागली तरंग समीकरण लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम भी की व्युत्पत्ति करना है। तो चलिए देखते हैं, डी ब्रागली तरंग समीकरण या संबंध, इसी को द्रव्य तरंग भी बोलते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो क्या है ये? गतिमान कण के साथ संलग्न या जुड़ी, संलग्न शब्द कठिन लगे तो जुड़ी लिख देना है, जुड़ी तरंग को द्रव्य तरंग कहते हैं। अब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो फोटॉन की ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू होती है, जहां पर ये जो न्यू है ये प्रकाश की आवृत्ति है, एच प्लांक नियतांक है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से E बराबर mc² होता है, ये भी फोटॉन की ऊर्जा है यदि हम इसको कण मान लें। अब ये भी फोटॉन की ऊर्जा है, ये भी फोटॉन की ऊर्जा है, तो इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ हमको बताना भी है, m का मतलब क्या है? फोटॉन का द्रव्यमान, और यहाँ पर c का मतलब फोटॉन का वेग है। समीकरण 1-2 से ये हम लिख दिए mc² इक्वल टू एच न्यू। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर ये ऊर्जा दोनों की फोटॉन की ऊर्जा है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखें mc² एच न्यू। अब यहाँ mc² तो लिख दिए हैं, पर न्यू का मान c अपॉन लेमडा भी होता है, तो न्यू हटा करके c अपॉन लेमडा लिख दिए। अब यहाँ से ये c और ये c, इसका स्क्वायर कट जाएगा, इसका c कट जाएगा। अब मुझे लेमडा निकालना है, तो लेमडा का पक्षांतर इधर कर देंगे तो लेमडा हो गया। इधर क्या बचा? h, तो h लिख दिए। mc को हम पक्षांतर करके नीचे लिख दिए। mc का मतलब ये फोटॉन का संवेग होता है, तो यहाँ mc के स्थान पर p लिख दिए। इस तरह से ये फोटॉन को से जुड़ी ये तरंग दैर्ध्य हो गई। अब यहाँ पर इसी सूत्र को हम गतिमान कण के लिए लगा देंगे। तो यदि गतिमान कण का द्रव्यमान m हो और उसका वेग v हो, कण का संवेग p इक्वल टू एम भी होगा, तो उससे संलग्न तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो देखिए, लेमडा की जगह लेमडा लिख दिए हैं, h की जगह h लिख दिए हैं, ये m भी लिख दिए हैं, केवल c की जगह पर क्या लिखें? v। तो ये द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, या डी ब्रागली तरंग का तरंग दैर्ध्य हो जाएगा।
अब चलिए इस प्रश्न को भी देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत क्यों असफल है? तो तरंग चित्र प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या करने में विफल रहा है या सफल नहीं रहा है, उसके ये कारण हैं। तरंग सिद्धांत के अनुसार बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन संपूर्ण विकिरण में निरंतर ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में अधिक समय लगेगा। लेकिन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक तात्कालिक प्रक्रिया है, इसकी व्याख्या तो नहीं कर पाता है ये। इसके बाद है तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन आपतित विकिरण की किसी भी आवृत्ति पर उत्सर्जित हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन देहली आवृत्ति के नीचे उत्सर्जित नहीं होते हैं। इस तरह से भी तरंग सिद्धांत फेल है। फिर तरंग सिद्धांत के अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन यहाँ तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो इस तरह से तीन प्रक्रियाएं हैं। एक ये है कि तरंग सिद्धांत के अनुसार यदि हम चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में अधिक समय लगेगा, जो कि गलत है। फिर ये है तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी भी आवृत्ति पर निकलेगा, ये भी गलत है, क्योंकि देहली आवृत्ति के नीचे निकलता नहीं है। तरंग सिद्धांत के अनुसार गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करनी चाहिए, पर ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो ये भी गलत है। इस तरह से ये असफल है, अधूरी व्याख्या करता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के बिंदु लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की उसने क्या व्याख्या की, उसको समझते हैं। तो यहाँ प्रश्न है, आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो आइंस्टीन के अनुसार विकिरण ऊर्जा विविक्त इकाइयों से बनी होती है, जिन्हें क्वांटा या फोटान कहा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निम्नानुसार होगी। तो उसने एक समीकरण दिया, के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो इस समीकरण को आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। अब इस समीकरण के अनुसार इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि एकल इलेक्ट्रॉन केवल एकल प्रोटॉन की ऊर्जा को अवशोषित करके उत्सर्जित होता है। माने एक इलेक्ट्रॉन जो है एक प्रोटॉन की ऊर्जा लेता है और उसको अवशोषित करता है, तब उत्सर्जित होता है। दूसरा ये है, चूंकि अधिकतम गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए देहली आवृत्ति से नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता है। फिर है, यदि क्वांटा की ऊर्जा अवशोषित करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, तो धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, अधिक होगी। मतलब फोटान की ऊर्जा यदि अधिक इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर रहे हैं, तो उनसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अधिक होगी। एक इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटान का अवशोषण एक तात्कालिक प्रक्रिया है। मतलब यहाँ पर ऊर्जा का जो अवशोषण होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा, वो आसानी से हो जाता है, तुरंत हो जाता है, उसमें समय नहीं लगता। अब लास्ट का एक बिंदु देख लेते हैं, ये है फोटान किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। तो चलिए फोटान को समझते हैं। विकिरण ऊर्जा विविक्त इकाइयों से बनी होती है, जिन्हें क्वांटा या फोटान कहते हैं। या कह सकते हैं कि विकिरण जो है छोटे छोटे बंडलों से मिलके बना होता है या पैकेटों से मिलके बना होता है, इन्हीं को हम फोटान कहते हैं। अब फोटान की विशेषताएं क्या क्या हैं, उसको समझते हैं। देखिए, पदार्थ के साथ विकिरण की अन्योन क्रिया में विकिरण इस प्रकार व्यवहार करता है कि वह मानो फोटान नामक कणों से बना हो। तो पहला तो यही हो गया कि ये कण की भांति व्यवहार करता है। दूसरा, प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा है ई बराबर एच न्यू होती है, और जो संवेग है पी बराबर एच न्यू अपॉन सी होता है। फिर है अगला, किसी विशेष आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के सभी फोटानों की ऊर्जा और संवेग समान होता है। यदि आवृत्ति समान है, तरंग दैर्ध्य समान है, तो उससे निकलने वाले सभी जो प्रकाश के फोटान होंगे, उनकी ऊर्जा और संवेग भी समान होंगे। फोटान की ऊर्जा विकिरण की तीव्रता से स्वतंत्र होती है। आप जानते हैं सूत्र होता है ई बराबर एच न्यू, माने ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, ना कि तीव्रता पर। फोटान विद्युत रूपेण उदासीन होते हैं, अर्थात ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते हैं। फिर है, फोटान कण संघट्ट में कुल ऊर्जा कुल संवेग संरक्षित रहते हैं,
यह प्रकाश के वेग से गति करता है। इस तरह से ये फोटान की विशेषताएं हैं। आप इसको छोटे छोटे में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फोटान कण की भांति व्यवहार करता है। फोटान की ऊर्जा एच न्यू और संवेग पी इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी होता है। अब यहाँ पर समान आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के लिए फोटान की ऊर्जा और संवेग समान होता है। फोटान की ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। फोटान उदासीन होता है। इसकी कुल ऊर्जा और कुल संवेग संरक्षित होता है और यह प्रकाश के वेग से गति कर सकता है। इस तरह से आप इसको छोटा छोटा भी लिख सकते हैं। तो जो भी इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो 2 अंक से चालू होते हैं, उन प्रश्नों को अलग से एक बार लिख करके आप इनकी तैयारी कर लेंगे। यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएँगे, इन्हीं से आपको तैयारी करना है। और एलके फिजिक्स जो ऐप है, उसको डाउनलोड करके और उसमें आप जो है सभी क्वेश्चन बैंक, नोट्स और टॉपिक वाइज वीडियो पा सकते हैं। और या फिर एलके फिजिक्स चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, उसमें भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी।